तो देखिए, इस प्रकार हमने राजपद की जो सैद्धांतिक और वास्तविक स्थिति का आकलन किया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप में राजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसे स्थान प्राप्त है। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से उसकी स्थिति का आकलन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी स्थिति बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह है। अर्थात सिद्धांत में तो उसे बहुत ही गौरवमयी स्थिति प्राप्त है, जैसे कि हमने देखा कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता, क्योंकि शासन जो करता है वो शासन प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वास्तव में व्यवहारिक रूप से राजा केवल राज करता है, शासन नहीं करता। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि राजा जो है सैद्धांतिक रूप में उसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी स्थिति बिल्कुल शून्य है। तो इस प्रकार से हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगले पॉइंट में राजपद की उपयोगिता तथा औचित्य। देखिए, अगला है आपका राजपद की उपयोगिता। राजपद की उपयोगिता तथा औचित्य। तो देखिए, इसमें हम ब्रिटेन में राजा के पद की क्या उपयोगिता है, उसका क्या औचित्य, उसका महत्व है, उसके बारे में हम देखते हैं कि राजा के पद की वास्तव में क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ऐतिहासिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर ऐतिहासिक आधार पर राजपद की, ऐतिहासिक आधार पर राजपद का औचित्य। अर्थात जब हम ब्रिटेन का इतिहास उठाकर देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार का, अर्थात ब्रिटेन का जो इतिहास है, उस इतिहास में हम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट, ब्रिटेन का जो राजा है, वो वास्तव में बहुत ही सर्वोच्च, पूरे विश्व में उसे सर्वोच्च और निरंकुश शक्तियां उसे प्राप्त थी, और वो इतना संपूर्ण और इतनी शक्तियों से युक्त था कि उसके आगे अच्छे अच्छे साम्राज्यों ने अपना शीश नवाया, नतमस्तक हुए और ब्रिटिश एम्पायर की डोमिनेंटशिप, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य उन्होंने स्वीकार किया। तो ब्रिटिश सम्राट की जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो इतिहास में हम देखते हैं कि उसे बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी और उसका शासन असीमित, अमर्यादित और अनियंत्रित था, अर्थात निरंकुश शासन था। तो देखिए, ऐतिहासिक आधार पर राजपद की उपयोगिता औचित्य हम देखते हैं कि पहला है इसमें राष्ट्रीय जीवन की, राष्ट्रीय जीवन की जो है वह ऐतिहासिक एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय जीवन की ऐतिहासिक एकता का प्रतीक, अर्थात राष्ट्रीय जीवन में उसकी ऐतिहासिकता के आधार पर उसे हम राष्ट्रीय एकता के रूप में हम उसे मानते हैं कि राष्ट्रीय और ऐतिहासिक एकता उसका राजपद, उसका राजा का पद ब्रिटेन को प्रदान करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन की ऐतिहासिक एकता का वो क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। अगला है
राजपद का गौरवमयी इतिहास। राजपद का गौरवमयी इतिहास। देखिए, ब्रिटेन में राजपद का गौरवमयी इतिहास हमें देखने को मिलता है, और गौरवमयी इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि राजाओं ने इतिहास में जो उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं, उन्हें अनुभव प्राप्त हैं, उसके आधार पर राजा का गौरवमयी इतिहास रहा है, और राजाओं ने इतिहास में निरंकुश रूप से शासन किया है। तो देखिए, राजा का गौरवमयी इतिहास उसके औचित्य को, उसके महत्व को प्रतिपादित करता है। किस प्रकार से राजाओं ने प्राचीन समय में निरंकुश शासन के रूप में राज किया है, और वास्तव में वास्तविक शक्तियों के साथ उनका शासन था निरंकुश और अमर्यादित। तो देखिए, राजा का गौरवमयी इतिहास। अगला है राजतंत्र का शांतिपूर्ण, राजतंत्र का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिकरण। राजतंत्र का शांतिपूर्ण ये है लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण किस प्रकार से ब्रिटेन में निरंकुश शासन स्थापित था, और 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति वहां पर हुई, और जेम्स सेकंड के स्थान पर उसकी बेटी मैरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को राजगद्दी पर बिठाया गया बिना किसी रक्तपात के। तो इस प्रकार 1688 में वहां पर गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसे हम इतिहास में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति बिना रक्तपात के रक्तहीन क्रांति हुई, और जिसमें शासन जो निरंकुश शासन था, देखिए वो किस प्रकार से निरंकुश शासन को सीमित और मर्यादित शासन में वहां पर उसे परिवर्तित किया गया। तो देखिए, धीरे धीरे शासन का क्या हुआ, लोकतंत्रीकरण हुआ। 1688 में ये क्रांति हुई, और शांतिपूर्ण तरीकों से जो निरंकुश शासन था, स्वेच्छाचारी शासन था, उसे सीमित और मर्यादित रूप से उसका लोकतंत्रीकरण किया गया। तो इस प्रकार से राजतंत्र का शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण जो है ब्रिटेन में हुआ, और इसे लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, और ब्रिटेन धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र की तरफ क्या हुआ, आगे बढ़ा। और आज वर्तमान में ब्रिटेन में हमने देखा ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में कि वहां पर संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र होने के कारण वहां पर 2 तरह की कार्यपालिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्र का शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण हुआ। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के कारण वहां पर निरंकुश शासन सीमित और मर्यादित शासन की दिशा में आगे बढ़ा, जो कि आगे चलकर लोकतंत्र में धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार से अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट जो है वह है कि राजनीतिक आधार पर हमने ऐतिहासिक आधार पर देखा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। देखिए, अगला है राजनीतिक आधार पर
राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। तो देखिए, राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता, पहले हमने ऐतिहासिक आधार पर देखा कि ऐतिहासिक आधार पर राजपद की ब्रिटेन में क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है, उसका क्या महत्व है। अगला पॉइंट है राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता एवं औचित्य। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। यानी ऐतिहासिक आधार पर हमने पहले पढ़ा, अब हम देखते हैं राजनीतिक आधार पर, अर्थात जो राजनीतिक शक्तियां उसे प्राप्त थी और उसमें किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और जो शासन जो है वो शांतिपूर्ण तरीकों से उसका लोकतंत्रीकरण किया गया। तो राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हमने पढ़ा पहले कि किस प्रकार से 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई और उस क्रांति के द्वारा वहां पर सीमित और मर्यादित शासन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से राजतंत्र का क्या हुआ, लोकतंत्रीकरण हुआ और राजतंत्र जो है वह संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में वहां पर स्थापित हुआ। तो देखिए, हम देखते हैं राजपद की वहां पर लोकतंत्रीकरण किस प्रकार से हमें ब्रिटेन में हुआ। अगला है राजपद की राजनीतिक निष्पक्षता। अगला है राजपद की राजनीतिक निष्पक्षता। अर्थात राजपद राजनीतिक रूप से निष्पक्ष है और वह किसी भी राजनीतिक दल को अपना वेटेज नहीं देता, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल के प्रति राजा की कोई भी भावनाएं नहीं होती। राजा जो वहां पर दल हैं उन दलों के प्रति समान भाव से राजा व्यवहार करता है और जो प्रतिद्वंदी दल हैं, अर्थात प्रमुख रूप से दो दल हैं, अनुदार दल और मजदूर दल, इसके अलावा भी वहां पर अन्य दल भी मौजूद हैं। तो राजा इन दलों के अलावा जो अन्य दल वहां पर व्याप्त हैं उनके प्रति भी निष्पक्षता का भाव रखता है, किसी प्रकार से पक्षपात नहीं करता। तो राजा जो है राजनीतिक निष्पक्षता हमें देखने को मिलती है और राजा जो है वहां पर श्रमिक दल भी हैं और भी दल हैं। तो इस प्रकार से राजा किसी भी दल के प्रति पक्षपात नहीं करता। वह अपने राजनीतिक जीवन में सभी दलों के प्रति उसके मन में समान भाव होता है और किसी के प्रति पक्षपात की भावना नहीं करता। इस प्रकार से राजनीतिक रूप से उसका जो व्यवहार है वह निष्पक्ष रूप से है, या किसी भी दल का समर्थक नहीं होता, न ही किसी दल के प्रति वो उसका प्रचार प्रसार करता है। इस प्रकार से वह राजनीतिक रूप से उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है निष्पक्ष रूप से। अगला है राजपद संसदीय शासन में उपयोगी। देखिए, राजपद संसदीय शासन में उपयोगी है। अर्थात जो राजा का पद है वह संसदीय शासन में नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में उसे जाना जाता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की और वास्तविक। इस प्रकार से राजपद संसदीय शासन में नाममात्र की
कार्यपालिका के रूप में पहचाना जाता है वह नाममात्र की कार्यपालिका के रूप का परिचायक है। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की और वास्तविक। इस प्रकार नाममात्र की कार्यपालिका का वो अध्यक्ष होता है, इसलिए संसदीय शासन में उसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि राजा का पद जो है वह संसदीय शासन में बहुत ही उपयोगी है। और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन होने के कारण राजा के हाथ में सर्वोच्च शासन की शक्तियां होती हैं और वह नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण उसके हाथ में हम यह कह सकते हैं कि राजपद जो होता है उसे महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो देखिए राजा का पद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण उसे स्थिति प्राप्त है, क्योंकि राजा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सर्वोच्च शक्तियां उसे प्राप्त हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसे महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक निश्चित समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं और राजा जो है वह लंबे समय तक अपने पद पर बना रहता है। इस प्रकार से राजा का जो लंबा कार्य अनुभव है, अर्थात कार्य करने का उसे अनुभव प्राप्त है, इस लंबे समय के कार्यकाल के कारण राजा को शासन की जो बारीकियां हैं वो बारीकियां उसे पता होती हैं और सैद्धांतिक रूप में उसकी स्थिति सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में उसे स्थितियां शून्य की तरह प्राप्त है। लेकिन फिर भी उसके लंबे समय के कार्यकाल के कारण, क्योंकि प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि सरकार जब एक सरकार निर्वाचित होती है फिर उसके बाद में दूसरी सरकार होती है, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में छोटे छोटे कार्यकाल का अनुभव प्रधानमंत्री को होता है, जबकि जो राजपद है उसे बहुत ही लंबे समय तक अपनी गद्दी पर बने रहने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतने लंबे समय तक कार्य अनुभव उसे प्राप्त होने के कारण उसे महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजा का जो दबदबा है, अर्थात उसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हमें दिखाई देती है। किस प्रकार से राजा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। देखिए हमने ऐतिहासिक आधार पर राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य का अध्ययन किया, फिर हमने राजनीतिक आधार पर राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य का अध्ययन किया। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। अगले इसमें है देखिए
गणतंत्रात्मक शासन का भाव तथा परंपरावादी शासन व्यवस्था। देखिए, गणतंत्रात्मक भावना का अभाव तथा परंपरावादी शासन। गणतंत्रात्मक भावना का अभाव, गणतंत्रात्मक भावना का अभाव तथा परंपरावादी शासन व्यवस्था में विश्वास। देखिए, ब्रिटेन में आज भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात लोकतंत्र में किस प्रकार से वहां पर और व्यवस्थाएं हैं, विधि का शासन है, इसके साथ ही कानून सर्वोच्च है, संप्रभु है, लेकिन उसके साथ साथ ही ब्रिटेन में जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहां जो परंपरावादी और रूढ़िवादी जो उनके विश्वास है, मान्यता है, जैसे कि वहां पर अभी समय भी देखने को मिलता है हमें। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक भावना का अभाव है कि किस प्रकार से वो वहां पर जो राजतंत्र शासन की परंपरा चली आ रही है वो उसी के अनुरूप ही क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और आज भी वहां पर राजा का शासन हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर गणतंत्रात्मक भावना का अभाव है, अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, अर्थात जो राज्य का सर्वोच्च शासनाध्यक्ष होता है, वो भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है, अर्थात राष्ट्रपति है, वो भी क्या है, निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो राजा है वो शासन का सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन उसका आधार निर्वाचन नहीं है, उसका आधार वंशानुगत है। अर्थात राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के कारण ब्रिटेन में शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो निर्वाचित नहीं है, वो जनता के द्वारा निर्वाचन उसका नहीं किया जाता, उसे नहीं चुना जाता, जबकि वंशानुगत आधार पर उसे क्या किया जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि राजा का पद वहां पर वंशानुगत है। और इसी कारण ब्रिटेन में हम देखते हैं गणतंत्रीय भावना का लोप है, अभाव है, और परंपरावादी शासन व्यवस्था जो बरसों से चली आ रही है, राजा का शासन वहां पर जो चला आ रहा है वही आज भी वहां पर चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं गणतंत्रात्मक भावना का अभाव है तथा परंपरावादी स्वभाव है। अगला है राजपद एक स्वाभाविक संस्था है। देखिए, ब्रिटेन में जो राजा का पद है वह एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि उन्हें विरासत से ये राजपद मिला है। विरासत से उन्हें बपौती में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मिली है, जो कि आज भी वहां पर इस शासन व्यवस्था का हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है कि आज भी वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो राजपद एक स्वाभाविक संस्था है, अर्थात राजपद जो है ब्रिटिश शासन में एक विशेष महत्व है, और यह राजतंत्र का जो लोकतंत्रीकरण हमने पढ़ा था पहले, किस प्रकार से राजतंत्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वहां पर उसे संसदीय लोकतंत्र के साथ में अपनाया गया है। जैसे कि संसद हमने देखा था ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में कि वहां पर 3 तरह की शासन व्यवस्था है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो कि वहां पर राजा के रूप में है, दूसरा वहां पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र वहां पर प्रधानमंत्री
के निर्वाचित पद के रूप में, तीसरा वहां पर जो कुलीन तंत्र शासन प्रणाली है, अर्थात जो लॉर्ड सभा का वहां पर जो लॉर्ड सभा में जिस प्रकार से वहां पर धनाढ्य और कुलीन लोगों को चुना जाता है, तो वो कुलीन तंत्र का परिचय है। इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में जो राजपद एक स्वाभाविक संस्था है और इस प्रकार वहां पर तीनों शासन व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राजपद एक स्वाभाविक संस्था है और दुनिया में जो है वह ब्रिटिश शासन में राजतंत्र और लोकतंत्र का सम्मिश्रण वह पूरी दुनिया को एक बिल्कुल मधुरता और सरलता में ले जाता है कि किस प्रकार से वहां दोनों शासन प्रणालियों का सब राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो इस प्रकार से राजपद एक स्वाभाविक संस्था है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य, अर्थात आर्थिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता और औचित्य किस प्रकार से है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें राजपद कोई हानिपूर्ण संस्था नहीं है, वो एक लाभकारी संस्था है, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा का पद है वह राजा का पद बहुत ही लाभकारी है और राजा के परिवार पर राष्ट्रीय आय का 20% अर्थात 20वां हिस्सा खर्च होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी राजा का वहां पर जो पद है वो ज्यादा खर्चीला नहीं है, क्योंकि संसद ने उसे नियंत्रण में ले लिया है। और आपने देखा किस प्रकार से वहां पर दीवानी सूची में जो संसद है वह राज परिवार की बजटिंग करती है, राज परिवार के लोगों को कितना खर्चा दिया जाए, उसके पारिवारिक सदस्यों को कितनी जीवन राशि निर्वाह करने के लिए दी जाए, ये संसद नियंत्रित करती है। तो आर्थिक दृष्टि से भी राजपद का जो पद है वो हानिकारक नहीं है, लाभकारी है, क्योंकि राजा का पद जो है वह शासन करने में सिद्धांत रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह शासन की बारीकियों का लंबे समय का जो कार्यानुभव है उसे प्राप्त है। इस प्रकार से वह कुशलता पूर्वक क्या करता है, कार्य करता है। अगला देखिए, धार्मिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता, धार्मिक दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। देखिए, हमने आर्थिक दृष्टि से पढ़ा, उसके बाद में धार्मिक दृष्टि से भी राजपद की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। और ब्रिटेन में जो चर्च का स्थान है वह महत्वपूर्ण है और चर्च का वो सर्वोच्च अधिकारी है। इस कारण से समाज में धार्मिक जो है उसे स्थिति प्राप्त है। अब हमने पढ़ा था धार्मिक रूप से वो क्या करता है, उसे महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, क्योंकि चर्च पर वो नियंत्रण स्थापित करता है और ब्रिटेन में चर्च का राष्ट्रीय महत्व है। इस प्रकार से चर्च पर भी उसे क्या है, प्रधानता प्राप्त है। अगला है समाज की दृष्टि से राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। समाज की दृष्टि से
राजपद की उपयोगिता अथवा औचित्य। तो देखिए, सामाजिक दृष्टि से भी उसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक स्थिति में उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो समाज की दृष्टि में भी राजपद की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है, क्योंकि समाज में सम्मान के साथ में राजा का नाम लिया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप में उसे बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। ब्रिटिश सम्राट का हम देखते हैं, आज भी वर्तमान में भी उसे बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है। तो उसकी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होने के कारण समाज में उसका नाम बहुत ही गौरव के साथ में लिया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वो है, उसकी स्थिति व्यवहार में स्वर्णिम शून्य है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति स्वर्णिम शून्य होने के बाद में भी समाज में उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति और बहुत ही महत्वपूर्ण गौरव जो है वह सम्राट को प्राप्त है।